मणिपुर गांव में एक छोटा सा परिवार था। महेश और उसकी पत्नी सीमा अपने दो बच्चे, लड़का और लड़की के साथ रहते थे। लड़के का नाम राहुल और लड़की का नाम मीना था। रमेश की अपनी एक छोटी सी दुकान थी और सीमा घर में रहकर बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। दोनों अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से जीवन बिता रहे थे। घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक रमेश और उसकी पत्नी सीमा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस हादसे के बाद उनके दोनों बच्चे अनाथ हो गए। भैया, अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। हाँ बहन, लेकिन आज के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। लेकिन भैया, हम उनके बिना कैसे रहेंगे? हिम्मत रखो बहन, शायद भगवान को यही मंजूर था। अब हमें ही मजबूत बनकर आगे बढ़ना होगा। तभी वहां उनका चाचा भी आ जाता है। बेटा, तुम्हारे बाप के सिर पर बहुत कर्ज था। उसे चुकाने के लिए हमें तुम्हारे पिता की दुकान बेचनी होगी। लेकिन चाचा जी, पिताजी ने मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। उन्होंने तो हमेशा यही कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा और ठीक चल रहा है। हाँ बेटा, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब जो स्थिति है उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है चाचा जी, लेकिन हमारा क्या होगा? हम दोनों भाई बहन क्या करेंगे? कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम दोनों को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। इतना कहकर चाचा जी राहुल और मीना को लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। चाची जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। इतना कहकर चाची रसोई में चली गई। सुनते हो? जरा मेरी बात सुनो। हाँ, कहो क्या बात है। मैंने तुम्हें उनकी दुकान पर कब्जा करने के लिए भेजा था और तुम इन दोनों को अपने साथ ले आई। हाँ, लेकिन मैंने वकील से बात की है। उसने कहा है कि कागज़ तैयार होने में 2 दिन लगेंगे। तब तक हमें इन्हें अपने पास ही रखना होगा और बहुत प्यार से पेश आना होगा। इन्हें ज़रा भी शक नहीं होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। मतलब 2 दिन तक हमें इनका नाटक सहना पड़ेगा? हाँ, और ध्यान रहे, इन्हें बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। लो बेटा, तुम दोनों पहले खाना खा लो। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन नहीं है, लेकिन खाली पेट रहने से दुख और भी ज्यादा महसूस होता है। देखो, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। जैसे अपने बच्चों की चिंता करती हूँ, वैसे ही तुम्हारी भी करती हूँ। तुम दोनों मेरे लिए अपने बच्चों जैसे ही हो। जी चाची जी, धन्यवाद। आप हमारे लिए इतना सोचती हैं, यही हमारे लिए बहुत है। और सुनो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, कपड़े, किताबें या किसी से बात करनी हो, तो बिना झिझक मुझे बता देना। अपने मन की बात दबाकर मत रखना। ठीक है चाची जी, आप चिंता मत कीजिए। हम आपको किसी बात से परेशान नहीं करेंगे। अरे पगली, परेशान कैसी बात? बस तुम दोनों 2 दिन आराम से रहो। जितना खुलकर जीना है जी लो। आगे क्या होने वाला है तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। 2 दिन बाद आपके वकील से अब तक ठीक से बात नहीं हुई क्या? और कितने दिन लगेंगे? आखिर कब तक हमें इन्हें झेलना पड़ेगा? मैं सच कहती हूँ, मैं थक चुकी हूँ इनसे झूठा प्यार और अपनापन दिखाते दिखाते। मेरी आज वकील से बात हुई है। उसने कहा है कि आज शाम तक सारा काम पूरा हो जाएगा और कल हम इन्हें सारा सच बता देंगे। बस एक दिन और सहन कर लो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, बस ये सब जल्दी खत्म हो जाए। चाचा राहुल को साथ लेकर दुकान पर जाता है। वहां वकील भी पहुंच जाता है। वकील साहब, सारे कागज तैयार हैं ना? एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैंने सभी कागज ध्यान से जांच लिए हैं। हर दस्तावेज सही तरीके से तैयार किया गया है। कोई भी कानूनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन वकील साहब, जिन्होंने दुकान खरीदनी है वे आपके साथ नहीं आए। नहीं बेटा, उन्हें कोई ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए उन्होंने वकील साहब को ही भेज दिया है। तुम बस इन कागज़ों पर साइन कर दो ताकि वकील साहब ये कागज़ उन्हें सौंप दें और आगे की प्रक्रिया पूरी हो सके। अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है चाचा जी। ठीक है, अब सब औपचारिकताएं पूरी हो गई है। आज से यह दुकान कानूनी रूप से नए मालिक की हो गई है। चाचा और राहुल घर लौट आते हैं। चाची,
मीना कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रही। मीना रसोई में है, वह बर्तन साफ कर रही है। लेकिन क्यों? वह अभी छोटी है, उससे ये सब काम क्यों करवा रही हैं आप? अभी तो उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, घर के कामों में नहीं उलझना चाहिए। लड़की चाहे कितनी भी पढ़ लिख जाए, लेकिन उसे घर का काम आना ही चाहिए। आखिर आगे चलकर उसे घर ही तो संभालना है। भैया, पता नहीं आज चाची को क्या हो गया है। उनका व्यवहार आज बिल्कुल अलग था। पहले तो वह हमसे प्यार से बात करती थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। नहीं मीना, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। चाची ऐसा हमारे साथ क्यों करेंगे? वही तो हमेशा कहती हैं कि हम उनके अपने बच्चों जैसे हैं। उन्होंने हमें कितना प्यार दिया है। नहीं भैया, मैं सच कह रही हूँ। आपके जाने के बाद उन्होंने मुझे बहुत डांटा, छोटी छोटी बात पर गुस्सा किया और घर का सारा काम भी मुझसे ही करवाया। अगर आज माँ जिंदा होती तो मुझे कभी इतने काम नहीं करने देती। वह हमेशा कहती थी कि पहले पढ़ाई जरूरी है। कोई बात नहीं मीना, तुम रो मत। हो सकता है चाची किसी बात से परेशान हो। हम थोड़ा धैर्य रखेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन चाची गुस्से में दोनों को दरवाजे के बाहर खड़ा कर देती है। निकलो तुम दोनों इस घर से। अब हमारा काम हो चुका है, हमें तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर अपने टूटे फूटे घर में रहो। क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि तुम्हें हमेशा पालती रहूं? मेरे अपने भी बच्चे हैं। चाचा जी, आपने तो कहा था कि दुकान बिकने के बाद आप हमारा ध्यान रखेंगे। फिर चाची ऐसा क्यों कह रही है? हमने तो आप पर भरोसा किया था। वह सब मैंने सिर्फ तुमसे दुकान के कागजों पर साइन करवाने के लिए कहा था। और सुन लो, उस दुकान का मालिक कोई और नहीं, मैं ही हूँ। वह दुकान मैंने ही अपने नाम करवाई है। चाचा जी, चाची जी, आप दोनों ने मिलकर हमारे साथ धोखा किया है। आपने छल से हमारी दुकान छीन ली। हमें आप पर भरोसा था और आपने उसी भरोसे को तोड़ दिया। चुप रहो, छोटी सी हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी करती हो। ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। और हाँ, आइंदा कभी हमारे घर का रुख मत करना। राहुल मीना का हाथ पकड़ लेता है। दोनों की आंखों में आंसू हैं। वे बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। भैया, माँ सही कहती थी कि माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता। जब तक वो थे, हमें कभी किसी बात की चिंता नहीं थी। आज समझ में आ रहा है कि उनका होना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत था। हाँ मीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। माँ बाप के बिना जिंदगी सच में अधूरी लगती है। लेकिन हमें टूटना नहीं है। अगर हम हिम्मत हार गए तो उनका सपना भी अधूरा रह जाएगा। जब तक हम दोनों साथ हैं, हम कमजोर नहीं हैं। लेकिन भैया, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। चाचा चाची ने दुकान भी छीन ली। अब ना आमदनी है ना सहारा। मुझे बहुत डर लग रहा है कि हमारा गुजारा कैसे होगा। डर मत मीना, मैं हूं ना। कल से मैं काम ढूंढना शुरू कर दूंगा। चाहे मजदूरी करनी पड़े या कोई छोटा काम, मैं मेहनत करूंगा। हम धीरे धीरे सब ठीक कर लेंगे। पर भैया, आपकी पढ़ाई का क्या होगा? आप तो बड़े अफसर बनने का सपना देखते थे। क्या आप अपना सपना छोड़ देंगे? सपना छोड़ नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा वक्त के लिए उसे रोक रहा हूँ। अब मेरा सपना तुम हो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। तुम पढ़ लिख कर कुछ बनना, वही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। भैया, आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं। मैं वादा करती हूँ कि मैं जी जान लगाकर पढ़ाई करूंगी। आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगी। बस यही भरोसा चाहिए मुझे। और याद रखना, अब हमें किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। दुनिया हमें कमजोर समझती है, लेकिन हम एक दूसरे की ताकत हैं। हाँ भैया, लेकिन आज रात हम क्या खाएंगे? सच कहूँ तो मुझे बहुत भूख लगी है, पर उससे ज्यादा चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी पड़ोस में जाकर कुछ मांग लाता हूँ। आज जैसे तैसे रात निकाल लेते हैं।
कल से नई शुरुआत करेंगे। राहुल गांव में जाता है। 2-3 घरों से मना कर दिया जाता है। अंकल प्लीज, अगर हो सके तो आज के लिए थोड़ा सा खाना दे दीजिए। मैं और मेरी बहन सुबह से भूखे हैं। मैं वादा करता हूँ कल से काम ढूंढ लूंगा। बस आज मदद कर दीजिए। अरे ये तो बच्चे हैं, इन्हें मना मत करो। भगवान ने हमें दिया है तो थोड़ा बांट देने से ही बरकत होती है। आंटी अंदर से खाना लाकर देती है। लो बेटा, ये खाना ले जाओ और कभी भी जरूरत हो तो बेझिझक आ जाना। धन्यवाद आंटी, आपने आज हमारी बहुत बड़ी मदद की है। भगवान आपको खुश रखे। राहुल घर लौटता है। भैया, आज समझ आया कि माँ बाप के बिना जिंदगी कितनी कठिन हो जाती है। हाँ बहन, माँ बाप का साया ही सबसे बड़ी दौलत होता है, लेकिन हमें उनके दिए संस्कारों के सहारे आगे बढ़ना है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम इस मुश्किल वक्त को याद करके मुस्कुराएंगे। अगले दिन राहुल गांव में काम ढूंढने निकलता है। वह कई जगह पूछता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। निराश होकर वह घर लौटने लगता है। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिलते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास और परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है? कुछ नहीं दादा, मैं काम की तलाश में निकला था, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। काम? लेकिन बेटा, तुम्हारी तो पढ़ने लिखने की उम्र है। इस उम्र में काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? जी दादा, आप सही कह रहे हैं। मेरी उम्र पढ़ने की है, लेकिन मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं और मेरी छोटी बहन अनाथ हो गए हैं। हमारे पास एक छोटी सी दुकान थी, जिसे हमारे चाचा जी ने धोखे से अपने नाम करवा लिया। अब हमारे पास कोई सहारा नहीं है और घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। इसलिए मैं काम ढूंढने निकला हूँ, ताकि मेहनत करके अपनी बहन को पढ़ा सकूं और घर का गुजारा चला सकूं। बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और खेतों में ज्यादा काम नहीं कर पाता। तुम कल से मेरे खेत में आ जाना। मेहनत करोगे तो तुम्हें मेहनत आना भी मिलेगा। सच दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से ही आपके खेत में आ जाऊंगा और पूरी मेहनत से काम करूंगा। राहुल घर पहुंचता है। क्या हुआ भैया, काम मिला या नहीं? हाँ, मुझे खेतों में काम मिल गया है। मैं कल से काम पर जाऊंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है भैया। अब हमारी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त भैया? तुम कल से नियमित स्कूल जाओगी और मन लगाकर पढ़ाई करोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम खूब पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बनो। ठीक है भैया, मैं आपकी बात मानूंगी और खूब मेहनत से पढ़ाई करूंगी। दिन बीतते जाते हैं। राहुल खेतों में मेहनत करता है और मीना स्कूल जाकर पढ़ाई करती है। जिस खेत में राहुल काम करता है, उसी के पास एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत रोज बैठकर रोती रहती है। एक दिन राहुल से रहा नहीं गया। दादा, वह बूढ़ी माँ कौन है? वह रोज यहाँ बैठकर रोती क्यों रहती हैं? बेटा, उनके अपने बेटों ने ही उन्हें घर से निकाल दिया है। तब से वह यहीं बैठी रहती है। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे अब उन्हें बोझ समझते हैं। लेकिन दादा, वह तो बहुत बुजुर्ग है। इस उम्र में तो बच्चों को उनका सहारा बनना चाहिए था। हाँ बेटा, लेकिन आजकल लोग बूढ़े माँ बाप को बोझ समझने लगे हैं। राहुल बूढ़ी माँ के पास जाता है। माँ, आप रोइए मत। दादा ने मुझे सब बता दिया है। आपके बच्चों ने आपके साथ जो किया वह बहुत गलत है। आप मेरे साथ चलिए। इस दुनिया में मेरा और मेरी बहन का कोई नहीं है। हम दोनों अनाथ हैं। हमें एक माँ की जरूरत है और शायद भगवान ने आपको हमारे लिए ही भेजा है।
आपको भी तो बच्चों के प्यार की जरूरत है। बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। सच है, माँ को हमेशा अपने बच्चों की जरूरत रहती है, लेकिन देखो कैसी भगवान की लीला है। जिन बच्चों को मैंने जन्म दिया उन्होंने ही मुझे घर से निकाल दिया, और तुम जो मुझे जानते भी नहीं मुझे अपने साथ ले जाने आए हो। जिसके पास माँ होती है वह उसकी कदर नहीं करता, लेकिन माँ की कीमत वही समझता है जिसके पास माँ नहीं होती। चलो माँ, अब आप अकेली नहीं हैं। मैं घर ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। आज से आप हमारी माँ हैं। बूढ़ी माँ राहुल के साथ उसके घर की ओर चलती है। भैया, ये बूढ़ी माँ कौन है? आप इन्हें अपने साथ क्यों लाए हैं? मीना, जिस खेत में मैं काम करता हूँ उसी के पास एक पेड़ के नीचे ये माँ रोज बैठकर रोती थी। जब मैंने दादा से पूछा तो पता चला कि इनके अपने बच्चों ने इन्हें घर से निकाल दिया है। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। हमने भी तो अपनी माँ को खो दिया है। हमें भी एक माँ की जरूरत थी और इन्हें बच्चों की, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया। आज से ये हमारी माँ है। भैया, आपने बहुत अच्छा किया। अब हमें माँ की कमी महसूस नहीं होगी। हाँ बेटा, अब तुम्हें माँ की कमी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी संतान जैसा प्यार दूंगी। आप बैठिए माँ, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, आज खाना मैं बनाऊंगी। तुम्हारा भी तो माँ के हाथ का खाना खाने को मन करता होगा। आज से रसोई की जिम्मेदारी मेरी। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और राहुल तुम अपने काम पर। बूढ़ी माँ खाना बनाती है। राहुल और मीना साथ बैठकर खाते हैं। भैया, आज कितने दिनों बाद माँ के हाथ का खाना खाया है। सच में स्वाद ही अलग है। हाँ मीना, माँ के हाथों के खाने में जो प्यार होता है वह कहीं और नहीं मिलता। अरे, तुम दोनों पेट भर कर खाओ। अब से तुम्हें कभी प्यार और स्नेह की कमी नहीं होगी। कई साल बहुत अच्छे से बीत जाते हैं। मीना बड़ी हो जाती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के करीब पहुंच जाती है। राहुल भी समझदार और जिम्मेदार हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन राहुल उदास होकर घर लौटता है। बेटा, क्या हुआ? आज तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ खास नहीं माँ, इस बार बारिश बहुत ज्यादा हो गई। फसल के दाम भी कम मिल पाए। हमें उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं हुआ। इतने पैसों से घर का खर्च चलाना मुश्किल है और मीना की आखिरी परीक्षा की फीस भी भरनी है। भैया, अगर फीस नहीं भरी तो मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। यह मेरा आखिरी पेपर है। इसके बाद तो मेरी नौकरी लगने की उम्मीद है। मुझे पता है मीना, लेकिन अभी तक पूरी फीस के पैसे इकट्ठा नहीं हुए हैं। भैया, इस हफ्ते फीस भरनी ही होगी, नहीं तो मेरा साल खराब हो जाएगा। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। लेकिन माँ, आप क्या करेंगी? आप हमें कैसे मदद कर पाएंगे? मुझे चाट बनानी तो अच्छी तरह आती है। क्यों ना मैं चाट का ठेला लगा लूं? गांव के लोग चटपटा खाना पसंद करते हैं। थोड़ा बहुत मुनाफा होगा तो हम मीना की फीस भर पाएंगे। माँ, आप इस उम्र में हमारे लिए इतनी मेहनत करेंगे। बेटा, माँ के लिए उम्र मायने नहीं रखती। बच्चों की खुशी ही माँ की ताकत होती है। बूढ़ी माँ चाट का ठेला लेकर गांव जाती है। गांव वाले उनकी चाट खाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। वाह माँ, आपकी चाट तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसी चाट पूरे गांव में कहीं नहीं मिलती। शाम को देखो बेटा, आज मेरी सारी चाट बिक गई। अच्छा मुनाफा हुआ है। अगर 2-3 दिन ऐसे ही बिक जाए तो हम मीना की फीस भर सकते हैं। माँ, आप सच में हमारे लिए भगवान का रूप हैं। आप हमारे लिए कितना कुछ कर रही हैं। बूढ़ी माँ रोज गांव में चाट बेचने जाती है। उनकी चाट पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। कुछ ही दिनों में फीस के पूरे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। लो बेटा, यह आज की कमाई। अब तो फीस पूरी हो गई होगी। हाँ माँ, अब मीना की फीस पूरी हो गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी बहन परीक्षा दे पाएगी और एक अच्छी नौकरी पा सकेगी।
बेटा, अब वह मेरी भी बेटी है। उसकी तरक्की में ही मेरी खुशी है। कुछ दिनों बाद मीना का रिजल्ट आता है। भैया, माँ, मैं पूरे कॉलेज में पहले नंबर पर आई हूँ और मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई है। मुझे पता था मेरी बहन कमाल कर देगी। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अरे क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों इतने खुश क्यों हो? माँ, मीना पूरे कॉलेज में प्रथम आई है और उसे सरकारी नौकरी मिल गई है। यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज मैं पूरे गांव को मुफ्त में चाट खिलाऊंगी। मेरी बेटी की सफलता का जश्न सब मिलकर मनाएंगे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। मीना रोज अपने ऑफिस जाने लगी। राहुल खेत में मेहनत करता रहा और अपनी खेती को और अच्छा बनाता गया। बूढ़ी माँ भी रोज चाट बेचने जाती, लेकिन अब मजबूरी में नहीं, बल्कि अपने मन से, क्योंकि उन्हें काम करना अच्छा लगता था। और गांव वाले भी उनकी चाट बड़े प्यार से खाते थे। समय के साथ घर की हालत सुधर गई। अब वहां दुख और चिंता की जगह हंसी और खुशियां थीं। तीनों मिलकर प्यार से रहने लगे। कुछ ही सालों में उन्होंने एक बड़ा और सुंदर घर बना लिया। राहुल ने खेतों के लिए बैल और एक घोड़ा भी खरीद लिया। भैया, याद है चाचा जी कहा करते थे कि हमारा घर तो टूटने वाला है। देखो आज हमारा कितना बड़ा और सुंदर घर है। शायद अगर उन्होंने हमारे साथ ऐसा नहीं किया होता तो हम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। हाँ मीना, तुम सही कह रही हो। कभी कभी जिंदगी की ठोकरें ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। और अगर हमें माँ नहीं मिलती तो शायद हमारा घर इतना खुशियों से भरा भी नहीं होता। बेटा, घर दीवारों से नहीं बनता। घर प्यार, मेहनत और एक दूसरे के साथ से बनता है, और तुम दोनों ने यह साबित किया है।